गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज थोड़ा सा विलंब से क्लास शुरू हो रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। नेटवर्क इशू आ गया था, तो हम लोग पुनः जो है एक बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय फेसबुक परिवार में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो you may participate, and any problem in voice or not, kindly say about that. You are listening clearly? Right? Yes. आप लोग हमारी आवाज़ सुन ले रहे हो? क्लियर आ रहा है? कौस्तुभ जी कहाँ हैं? ओके ओके ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जिसको क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रत्याभूति की संविदा के अंतर्गत बात करेंगे। ये मैक्सिमम मेंस के उसमें आते हैं, मेंस के चैप्टर में आते हैं। प्री में बहुत कम आता है। एक आता है कॉन्टिन्यूटी कंसिडरेशन ऑफ गारंटी आता है, कंटिन्यूइंग गारंटी आता है। दो चीज़ें प्री में पूछी जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम इसके जो केसेज आते हैं, मतलब टॉपिक आते हैं, ये मेंस में आते हैं। मेंस के परव्यू से भी आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ें है इंश्योरेंस एक्ट में इसका बड़ा महत्व है। इंश्योरेंस एक्ट के उसमें कि हु इज ए प्रिंसिपल डेप्टर, यानी प्रिंसिपल डेप्टर कौन है, एंड हु इज ए श्योरिटी पर्सन, हु इज ए indemnity holder. So these are the terms which is defined under the indemnity and guarantee act provisions which has been mentioned in the contract act. ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा विलम्ब से क्लासेज शुरू हुआ, नेटवर्क की प्रॉब्लम से। पुनः एक बार आप लोगों से मतलब इस असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति। किसी भी व्यक्ति के मन में अगर इंडेमनिटी की बात आती है, क्षतिपूर्ति की बात आती है, तो क्या आता है? क्षतिपूर्ति का मतलब क्या होता है कि यानी आपने किसी भी व्यक्ति को कुछ दिया होगा, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को कुछ दिया होगा, वो नुकसान हो गया होगा, तो उसके लिए क्षतिपूर्ति, यानी हमको इसकी क्षतिपूर्ति चाहिए, इंडेमनिटी चाहिए। तो अक्सर ये देखा जाता है कि इस कंडीशन में क्षतिपूर्ति की डिमांड की जाती है। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंतर्गत हम देखते हैं सेक्शन 124 के अंतर्गत, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 124 के अंतर्गत हम देखते हैं कि इंडेमनिटी का मतलब ये है कि क्षतिपूर्ति का मतलब ये है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए क्या करता है, मतलब ये श्योरिटी करता है कि अगर इसके द्वारा किसी भी प्रकार के, या हमसे ही या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आपको कोई क्षति पहुंचती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए आपको क्षतिपूर्ति देंगे। अगर कोई क्षति पहुंचती है, कोई नुकसान होता है हमारी बातों से या हमारी कार्य पद्धति से, ठीक है, तो हम आपको इसके लिए क्षतिपूर्ति देंगे, ऐसा हम वादा करते हैं। ठीक है, तो हम कौन कहे जाएंगे? हम प्रॉमिसर कहे जाएंगे। ठीक है, हम प्रॉमिसर कहे जाएंगे, एज ए प्रॉमिसर। ठीक है, या प्रॉमिसर तो कॉन्ट्रैक्ट में हो गया। जब हम रेस्ट ऑफ द इंडेमनिटी में आते हैं तो हम इंडेमनीफायर कहे जाते हैं, इंडेमनीफायर।
ठीक है, इसको कह सकते हैं क्षतिपूर्ति कर्ता, ठीक है, क्षतिपूर्ति कर्ता, इंडेमनीफायर। तो इसके अंतर्गत ये होता है, हमारा कहने का अर्थ ये है कि जो कोई भी व्यक्ति एक संविदा करता है किससे, किसी दूसरे व्यक्ति से, जैसे संविदा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 1 से 175 के अंतर्गत होती थी, वैसे ही सेम यहाँ भी एक संविदा होगी। और वो संविदा का प्रकृति किस प्रकार का होगा कि किसी भी कार्य के लिए, ठीक है, या किसी भी नुकसान के लिए, ठीक है, किसी व्यक्ति को गारंटी दी जाती है कि अगर इस प्रकार का अगर आपका नुकसान होता है हमारे कार्यों से या किसी अन्य व्यक्ति के कार्यों से, कोई भी अगर आपको नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति मैं दूंगा, उसकी क्षतिपूर्ति मैं दूंगा। और जिसको ये प्रॉमिस कर रहा हूं, जिसको ये गारंटी दे रहा हूं, मतलब ये इंडेमनीफायर कर रहा हूं, वो क्या कहा जाएगा, इंडेमनीफायर होल्डर, ठीक है, इंडेमनीफायर होल्डर, यानी द पर्सन हु हैज द राइट टू होल्ड द राइट टू गेट इंडेमनिटी फ्रॉम द पर्सन हु हैव मेक ए प्रॉमिस टू दैट पर्सन, यानी उस व्यक्ति से क्षतिपूर्ति के लिए दावा करने के लिए जिसने प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि अगर कोई भी कार्य या कि स्पेसिफिक कार्य के अंतर्गत अगर इस कार्य से आपको किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है, उस क्षति की पूर्ति मैं स्वयं करूंगा। अब जैसे एक उदाहरण हम आप लोगों को दे लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं हूं और आप लोगों में से कोई एक अपने आप को समझ ले, ठीक है, या कौस्तुभ को ले लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आप जो है ये किसी एक पर्टिकुलर कार्य को, किसी एक स्पेसिफिक कार्य को कहते हैं कि नहीं ये कार्य आप करिए, ठीक है। वो कहता है कि अगर ये पर्टिकुलर कार्य अगर हम करेंगे तो हमको क्षति हो जाएगी, हमको नुकसान हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि नहीं, हम कौन है, प्रॉमिसर हैं, इंडेमनीफायर हैं, क्षतिपूर्ति करता हैं, ठीक है। नाम याद रखिएगा, इसमें हमेशा जो है टर्म का विशेष ध्यान दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत सबसे बड़ी बात है कि अगर हिंदी में आप लिखते हैं तो एक विशेष ध्यान देंगे कि शब्द चाहे हिंदी में हो तो एकदम शुद्ध हो और उसके उच्चारण भी शुद्ध हो, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश की तरह हो। कहने का मतलब जब हम इसमें इंडेमनिटी और गारंटी में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो हम प्रॉमिसर को प्रॉमिसर नहीं कहेंगे, हम इंडेमनीफायर कहेंगे, क्षतिपूर्ति करता, ठीक है। और जब हम एजेंसी के अंतर्गत पढ़ेंगे तो एजेंसी के अंतर्गत फिर उसको डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, उसमें सेक्शन 223 के अंतर्गत उसकी लायबिलिटी और कुछ दायित्व तो अलग हो जाते हैं, ठीक है, जो इंडेमनिटी होल्डर होता है। और हम क्षतिपूर्ति करता हो गए, हम किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, जिससे प्रॉमिस कर रहे हैं, उसको कहते हैं, वो कौन हो जाएगा, इंडेमनिटी होल्डर, क्षतिपूर्ति धारक, हिंदी में क्षतिपूर्ति धारक कहते हैं उसको, ठीक है। तो वो क्षतिपूर्ति धारक हो गया। अब ये हम दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कौस्तुभ और मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि आप जो है 10 किलोमीटर डेली अगर अगर आप 10 किलोमीटर डेली अगर आप टहलोगे तो मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर 10 किलोमीटर टहलते हैं, अगर हमारा मान लीजिए कि स्वास्थ्य गिर गया, हम बीमार पड़ गए, ठीक है, हमारा वेट कम हो गया, तो क्या होगा। अब ऐसा प्रश्न तो आ ही सकते हैं। तो इसके लिए वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा है कि हम कहते हैं कि अगर हमने आपसे संविदा किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, और ये कह रहे हैं, हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं चाहता हूं कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ये कार्य करें, आप 10 किलोमीटर टहलें डेली। वो उनका ये है कि अगर 10 किलोमीटर टहलने से काज ऑफ एक्शन ये होता है कि हमारा वेट कम हो जाता है,
ठीक, हमारा वेट कम हो जाता है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो मैं कहता हूं कि नहीं, मैं आपको ये क्षतिपूर्ति दावा करता हूं, यानी आपको गारंटी एक तरह से देता हूं कि अगर आपको कोई नुकसान होगा, ठीक है, आपको कोई इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कोई क्षति होगी, शारीरिक क्षति होगी, तो मैं आपको ये जितना भी आपका नुकसान होगा उसका मैं क्षतिपूर्ति करूंगा, इंडेमनीफाई करूंगा, इंडेमनिटी दूंगा। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए 20 किलो वजन कम हो गया तो उनका कितना क्षतिपूर्ति होगा, जा बताइए आप लोग, कोई एक आदमी, किसी व्यक्ति का अगर 20 किलो वजन कम हो जाए तो क्षतिपूर्ति का निर्धारण कैसे करेंगे हम लोग? है किसी को आइडिया कुछ? उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के क्षतिपूर्ति के लिए हम उसके डाइट की मतलब जितना वो लगता है, दूसरे इसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, ये अनलिक्विडेटेड है। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, इररिपेरेबल है, बिकॉज इट कैन नॉट बी कवर्ड बाय एनी मॉनेटरी कंपनसेशन। अगर किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षति से लॉस होता है तो मॉनेटरी कंपनसेशन के द्वारा या एनी काइंड ऑफ कंपनसेशन कैन नॉट कंप्लीट द इंडेमनिटी ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, उस व्यक्ति को हम उसके क्षतिपूर्ति पैसे के द्वारा, रुपए के द्वारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का, ठीक है, हम प्रॉमिस किए हैं कि ये कार्य करना है, ठीक है, उस कार्य से अगर कोई क्षति होती है तो उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। इंडेमनीफायर सेक्शन 124 इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ यही करता है, क्षतिपूर्ति की संविदा जिसको कहते हैं उसके अंतर्गत यही कहा जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों की के लिए किसी भी क्षतिपूर्ति, किसी कार्य को कराने के लिए उससे हुए नुकसान की भरपाई के लिए तैयार है। आसान भाषा में ये हो गया। ठीक है, अब इसके जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन है, आप लोग हो सकता है कि बेयर एक्ट लेके बैठे होंगे, तो सेक्शन के अनुसार ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रॉमिस करता है, किससे? एनी अदर पर्सन से, किसी दूसरे व्यक्ति से। ठीक है, किस चीज की प्रॉमिस? सेव अदर, यानी उसको सुरक्षित करने के लिए वादा करता है। ठीक है, कि अगर आपको या तो हमारे कार्य के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के कार्यों से अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो मैं आपको ये क्षतिपूर्ति दूंगा। ठीक है, मैं आपको क्षतिपूर्ति दूंगा। देखिए, अब इसमें दो चीजें आती हैं, दो प्रश्न आते हैं। फर्स्ट इज दैट कि अगर मान लीजिए दो सेक्शन जो है डिफेक्टिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है, कंप्लीट सेक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। It is not identified the which type of cause of action has been happened under this situation, then I will pay the indemnity. ये कहीं भी नहीं लिखा है कि किस प्रकार का अगर क्षति एक्सीडेंट हो जाता है, कॉज ऑफ एक्शन हैपेंड हो जाता है तो हमको क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी। It is not clearly mentioned under section 124 of the Contract Act. ये नहीं कहीं मेंशन है। And neither the definition of the clearly specifically says that the such type of cause of action has been happened. It may be sure by the indemnifier to pay compensation for that person. ये कहीं भी नहीं लिखा है और ये कहीं गारंटी नहीं दी जा रही है कि वो व्यक्ति जो प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आपको कोई क्षतिपूर्ति होती है तो मैं दूंगा, लेकिन ये कहीं नहीं स्पेसिफिक दिया गया है कि आपको किस प्रकार की क्षति होगी, कौन से प्रकार के कॉज ऑफ एक्शन होंगे तो आपको क्षतिपूर्ति मिलेगी। एक केस के द्वारा ये जरूर कहा गया है कि अगर हम स्वीकार करते हैं, इट मे बी ओरली और इम्प्लाइडली, बाई कंडक्ट भी हो सकता है, बाई एक्सप्रेसली अगर हम कह सकते हैं कि मौखिक रूप से कह के भी हम कर सकते हैं कि नहीं, हम आपको अगर कोई हानि होती है, क्षति होती है तो मैं उसके देने के लिए तैयार हूं उस कंडीशन में। ठीक है, लेकिन
ये क्लियरली कहीं नहीं उस सेक्शन में डेफिनेशन के अनुसार नहीं मेंशन है कि आपको इस काज ऑफ एक्शन के लिए क्षतिपूर्ति दूंगा। तो इट में भी डिपेंड, स्वेच्छा पर डिपेंड करेगा कि मैं उस व्यक्ति को क्या करता हूं, इस काज ऑफ एक्शन के लिए क्षतिपूर्ति देने के लिए तैयार हूं, या किसी अन्य काज ऑफ एक्शन के लिए मैं क्षतिपूर्ति देने के लिए तैयार हूं, नहीं हूं। तो ये हमारे डिस्कशन पे हो जाएगा। तो विवाद यहाँ पे विवादित हो जाता है और इसी में काज ऑफ एक्शन को लेकर मैक्सिमम डिस्प्यूट आते हैं। लेकिन हमारा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ये एश्योर करते हैं कि आपके द्वारा किया गया ये कार्य अगर हमारे द्वारा निर्देशित है, हमारे द्वारा डायरेक्टेड है, अगर आप एक कार्य करते हैं, उस कार्य के द्वारा किए जाने पर अगर कोई भी क्षति आपको होती है तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट कवर्ड अंडर द इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये हमेशा डिफरेंशिएट किए रहिएगा। इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस विच मे बी कवर्ड आल्सो, सच लाइक एज मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अगर कोई इंश्योरेंस होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, तो उसमें कवर्ड होता है कि इतना इंडेमनिटी होगी, जो भी होगा तो हम देंगे। बट लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट कवर्ड अंडर बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन द कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत तो लाइफ इंश्योरेंस एक्ट कवर्ड होता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, मैक्सिमम पोर्शन, ये ध्यान रखिएगा कि ये पोर्शन रिलेटेड टू इंश्योरेंस, insurance and any other kind of guarantee or contract which has been arises in around of the people who have been came under the preview of that aspects। इस परिधि के अंदर कोई भी व्यक्ति आता है जिसके अंतर्गत ये कार्य करने के लिए कहा जाता है कि इस कार्य के अंतर्गत आपको ये चीजें मिलेगी, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 चीजें हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 चीजें। पहला आप लोग ध्यान लिखिए, उसको मार्क कर लीजिएगा अपने सेक्शन में, अपने एक्ट में, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव अदर, यानी प्रोमिसेस टू सेव अदर में बी अंडरलाइन। ठीक है, इसको अंडरलाइन करें। क्या करते हैं, यानी मैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता हूं किससे, कौस्तुभ जी से कॉन्ट्रैक्ट करता हूं और कहता हूं कि कौस्तुभ की अगर कोई भी आपको सेव अदर्स, यानी तीसरे पार्टी से मैं बचाऊंगा, ऐसा मैंने कॉन्ट्रैक्ट उनसे कर लिया। ठीक है, अब उसके आगे क्या है, लॉस काज्ड बाय हिम और एनी अदर पर्सन। ठीक है, या तो उसके व्यक्ति के द्वारा आपको कोई क्षतिपूर्ति की गई हो, मैं ये प्रॉमिस करता हूं कौस्तुभ से कि किसी भी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, अगर कोई कार्य होता है तो मैं उससे सेव करूंगा, सुरक्षित करूंगा आपको। ठीक है, लॉस किस प्रकार का, यानी क्षति, लॉस कॉज्ड बाय हिम, उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अगर कोई क्षति होती है तो आपको मैं सुरक्षित करूंगा। अब वो सुरक्षा की गारंटी जो आती है, कैसे आती है, बाय कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ, यानी कंडक्ट यानी प्रोमिसर के हिमसेल्फ कंडक्ट, स्वयं के कंडक्ट के द्वारा या किसी अदर व्यक्ति के कंडक्ट के द्वारा हो सकता है अगर कोई क्षति हो जाती है। ठीक है, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। तो ये दोनों कंडीशन में ये मान लिया गया है कि अगर किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसके लिए हम आपको क्षतिपूर्ति देंगे। यानी एनी काइंड ऑफ एक्शन इज अराइजेस ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस अंडर द सुपरविजन और डायरेक्शन ऑफ माई कॉन्ट्रैक्ट, आई विल पे इंडेमनिटी टू यू। हम उसको इंडेमनिटी पे करेंगे, हम क्षतिपूर्ति देंगे उसको अगर हमारे सुपरविजन में, हमारे डायरेक्शन के अंतर्गत कोई संविदा होती है तो। और अगर इस प्रकार का हम वादा आपसे किए हैं,
प्रॉमिस किए हैं, तब ये हम आपको देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें बस कही गई है। पहला, पार्टी प्रॉमिस टू सेव अदर्स, ठीक है। दूसरा, फ्रॉम किससे, अदर्स, फ्रॉम लॉस कॉज्ड बाई हिम, या तो स्वयं द्वारा, बाय द कंडक्ट ऑफ हिमसेल्फ, या तो स्वयं के कंडक्ट द्वारा, बाय द कंडक्ट ऑफ हिमसेल्फ, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों के द्वारा। अगर कोई आपको क्षति होती है तो मैं उसको देने के लिए तैयार हूं, मैं उसकी पूर्ति करूंगा, इस तरह की गारंटी हो। दिस आर द प्रोविजन विच इज मेंशन अंडर सेक्शन 124, बट द प्रोविजन इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये पूर्ण प्रोविजन नहीं है, ये पूर्ण परिभाषा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडेमनिटी का, क्योंकि इस डेफिनेशन के अंतर्गत, इस परिभाषा के अंतर्गत कहीं भी ये नहीं क्लियर किया गया है कि किस टाइप का कॉज ऑफ एक्शन हैपेंड होगा तो आप क्षतिपूर्ति देंगे। इट इज डिपेंड ऑन माई डिस्क्रिप्शन, मैं डिसाइड करूंगा कि किस प्रकार की क्षतिपूर्ति होगा, या कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस प्रकार की क्षतिपूर्ति होगी, तो मैं आपको ये पैसा क्षतिपूर्ति दूंगा। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं। दूसरा चीज, एक उदाहरण के द्वारा हम आप लोगों को क्लियरिफाई और कर देते हैं। जो इलस्ट्रेशन इसका दिया गया है उसके अनुसार ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ए जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से, ए जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से इंडेमनीफाई करने के लिए, ठीक है, इंडेमनीफाई करने के लिए कि अगर कोई होता है तो मैं उसकी क्षतिपूर्ति करूंगा, इंडेमनिटी के लिए, ठीक। अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग, यानी कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे किसके अंतर्गत, सी के अंतर्गत। अगर सी के अंतर्गत कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं तो हम उससे किसी भी प्रकार का लॉस होता है मैं उसे पूर्ति करूंगा, ठीक। अगर मान लीजिए इन केस हम अगर क्षतिपूर्ति नहीं करते हैं तो, अगर मान लीजिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, कौस्तुभ जी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि आप जो है 10 किलोमीटर दौड़ के आइए, ठीक है, डेली दौड़िए। वो कहे ठीक है सर हम 10 किलोमीटर डेली दौड़ेंगे, लेकिन अगर कोई नुकसान होगा, कुछ होगा तो क्या होगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपको कोई नुकसान होगा तो मैं आपको क्षतिपूर्ति दूंगा, कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको जितना भी आपको नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई मैं करूंगा। ऐसा मैंने एक संविदा कौस्तुभ से कर लिया, ठीक। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी to when the Kaustubh has suffering from any loss and damages due to direction of my work, ठीक है, मेरे डायरेक्शन के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं, तो अगर उससे कोई भी क्षति होती है, नुकसान होता है, तो इट इज माई पेनफुल ड्यूटी, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी प्रतिपूर्ति करूं, मैं उसको पे करूं, ठीक है। उस कंडीशन में अगर मान लीजिए हम साइलेंट हो जाते हैं, हम वादा तो कर दिए ठीक है दे देंगे, लेकिन उनका पता चला कि वो शरीर आधी हो गई, ठीक है, वो बहुत कमजोर हो गए, उनको दिक्कत होने लगी, अब हम पैसा भी नहीं दे रहे हैं, हम क्षतिपूर्ति भी नहीं दे रहे हैं, हम साइलेंट हो गए, तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में यही होगा कि जो इंडेमनिटी होल्डर है, इंडेमनिटी होल्डर कौन कहा जाएगा, कौस्तुभ जी, यानी इंडेमनिटी होल्डर हैं, वो क्या करेंगे, वो हमारे पर सूट फाइल करेंगे, हमारे अगेंस्ट सूट फाइल करेंगे, वाद संस्थित करेंगे और कहेंगे कि सर आपने ये हमसे वादा किया था, हमसे संविदा किया था कि मैं प्रतिदिन 10 किलोमीटर दौड़ूंगा तो आप, या जाऊंगा टहलूंगा तो आप हमको कोई भी अगर नुकसान होता है तो आप हमको देंगे, जो भी क्षतिपूर्ति होगा उसकी भरपाई आप करेंगे, हम दिए नहीं, तो वो वाद संस्थित करके हमको कंपेल कर सकते हैं कि इट इज योर पेनफुल ड्यूटी टू पे कंपनसेशन, इंडेमनिटी नॉट कंपनसेशन, सॉरी फॉर दैट, इंडेमनिटी, आप क्षतिपूर्ति देंगे, और उस कंडीशन में हम बाध्य हैं क्षतिपूर्ति देने के लिए, हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है।
तो यानी अब तीन चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। एक, प्रॉमिसर इंडेमनीफायर कौन, जो प्रॉमिस करता है, जो क्षतिपूर्ति देने का दावा करता है। दूसरा पर्सन वो हो जाएगा जो जिसको दिया जाता है, होल्डर इसको कहते हैं, इंडेमनीफाई होल्डर, धारक, क्षतिपूर्ति धारक, ठीक है। और क्षतिपूर्ति धारक को, होल्डर को ये राइट है कि इन केस ऑफ एनी डैमेजेस विच हैज बीन हैपेंड विद द पर्सन under the contract, that person has been done something, and any loss or cause of action due to any cause of action such like as fire, accident, हम जैसे मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, पत्थर से टकरा गए, उस कंडीशन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनको किसी प्रकार की क्षति होती है तो हम उसको पे करें। नहीं करते हैं तो वो हमारे पर बात संस्थित करके हमसे पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इंडेमनिटी होल्डर जिसको हम प्रोटेक्शन देते हैं, एकदम क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इसमें इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इंडेमनिटी होल्डर को इंडेमनीफाइड भी कहते हैं, धारक, जिसको हिंदी में क्षतिपूर्ति धारक कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया गया है, कॉज ऑफ एक्शन डिक्लेयर नहीं किया गया है कि किस कॉज ऑफ एक्शन के अंतर्गत आपको दिया जा सकता है, ठीक। लॉस कहीं भी ये नहीं डिफाइन किया गया है कि किस लॉस के अंतर्गत मिल सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वेरियस केसेस, ठीक है, उसके अंतर्गत ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ह्यूमन एजेंसी के लॉस के द्वारा ही आपको कोई अगर होता है तभी दिया जाएगा। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, अगर मान लीजिए जा रहे हैं, बाढ़ आ गई, टहल रहे हैं, सुबह बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ में दह गए या बाढ़ में कहीं चोट वोट आ गई, कुछ हो गया, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हो, बिकॉज इट इज नॉट आर्टिफिशियल एक्टिविटीज आर ह्यूमन एक्टिविटीज। ये ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं है और ना ही आर्टिफिशियल एक्टिविटीज है जिससे कि इनको कोई क्षतिकारित हुई है। ये क्या है, नेचुरल कैलेमिटी है। तो नेचुरल कैलेमिटी के अंतर्गत आई विल नॉट प्रॉमिस फ्रॉम अगेंस्ट एनी नेचुरल कैलेमिटी व्हिच हैज बीन हैपेंड विद यू। हम कोई प्रॉमिस नहीं करता, कोई भी व्यक्ति ये प्रिज्यूम किया जाता है, बट स्पेसिफिकली नॉट मेंशन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन 124। ये कहीं मेंशन नहीं है इस प्रोविजन में, इसलिए कहा जा सकता है। और ये कोर्ट ने प्रिज्यूम किया, ये कंसीडर किया है वेरियस केसेस में कि जो है इसके अंतर्गत आपको ह्यूमन एजेंसी के अंतर्गत को ह्यूमन के द्वारा अगर कंडक्ट के द्वारा कोई लॉस होता है तो उसको पे करने के लिए तैयार है। दूसरी चीज इसमें यह है कि इस सेक्शन में कोई इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है, इट इज ओनली ए कंसेप्चुअल एंड आइडेंटिकल, इट मे बी सेड इट आल्सो ए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कोरिलेटिव एक्ट्स। जैसे मान लीजिए कि इंश्योरेंस एक्ट हो गया या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत कोई एक्सपेंशन हो गया, तो उस कंडीशन में आप वो पढ़ेंगे, सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आप उसमें चले जाएंगे, पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ों को कोरिलेट करते हुए इट में भी एक कॉमर्शियल लॉज कह सकते हैं, कॉमर्शियल लॉज के अंतर्गत इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत है, ठीक है। इस पोर्शन का जो आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, तो कॉमर्शियल लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस परिदृश्य से हमें देखना है। यानी 3-4 चीजें इसमें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। पहला कि पर्सन हु हैज बीन गिवन प्रॉमिस इंडेमनीफायर, क्षतिपूर्ति करता, और क्षतिपूर्ति होल्डर, ठीक है, हु हैज बीन प्रोटेक्टेड बाय द प्रॉमिसर, ठीक है, क्षतिपूर्ति करता। तीसरा यह है कि ये कहीं भी कॉज ऑफ एक्शन को डिफाइन नहीं किया गया है कि किस कॉज ऑफ एक्शन के अंतर्गत हम क्षतिपूर्ति देंगे। चौथी चीज ये कही जाती है कि आप अगर कोई क्षति होती है तो हम सिर्फ नेचुरल कैलेमिटी के हम सिर्फ ह्यूमन कंडक्ट के अंतर्गत, यानी ह्यूमन एजेंसी से या ह्यूमन कंडक्ट के द्वारा अगर कोई क्षति होती है तो उस कंडीशन में हम आपको क्षतिपूर्ति देने के लिए तैयार हैं। अन्यथा इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी के अंतर्गत अगर कोई क्षति होती है, कुछ घटनाएं होती हैं, तो हम आपको कोई भी क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य नहीं है। और पांचवी चीज ये है कि अगर हम क्षतिपूर्ति वादा किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए हैं कि हम देंगे,
किसी काज ऑफ एक्शन के लिए अगर नहीं देते हैं तो जो इंडेमनीफायर होल्डर है यानी क्षतिपूर्ति धारक है वो हमारे खिलाफ वाद संस्थित करके हमसे क्षतिपूर्ति ले सकता है, कंपनसेशन ले सकता है, इंडेमनिटी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें हैं जिसके अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। और छठी एक चीज इसमें है कि बाय कंडक्ट एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, ये दोनों प्रकार की इंडेमनिटी एक्ट के द्वारा इंडेमनिटी दी जा सकती है, इंडेमनिफाइड किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वो कहे, कौतुक कहे कि सर मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, ठीक है, हम कुछ कहे नहीं बट ठीक है, इट मीन्स इम्प्लाइडली आई हैव बीन एक्सेप्टेड, या उनको कोई दिक्कत हुई, हम वहां पे कर दिए, क्षतिपूर्ति दे दिए। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, ये मान लिया गया कि अगर उनको हमने कहा तो नहीं था, एक्सप्रेसली एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ही हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने कंप्लीटली ये कार्य किया कि ऐसे ऐसे कार्य किया जाएगा और हम बाय कंडक्ट अपने उस कार्य में इन्वॉल्व हो गए, अपने कंडक्ट के द्वारा उस कार्य में इन्वॉल्व हो गए। इन केस अगर कोई क्षति होती है तो हम वहां पे उनको पैसा देने के लिए तैयार हैं, उनको हम क्षतिपूर्ति देंगे। ठीक है, तो ये बाय कंडक्ट हो जाते हैं, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस तीनों, यानी 6 चीजों का इस सेक्शन 124 के अंतर्गत विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए जो सेक्शन 125 कहता है राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, इसके अंतर्गत ये है कि देखिए एक चीज आप लोगों को क्लैरिफाई करते हैं कि बाय कंडक्ट बाय एक्सप्रेस इम्प्लाई, थोड़ा सा ये शब्द जो है कॉन्सिक्वेंस में नहीं आ रहा है। एक्सप्रेस इज अनदर पार्ट एंड बाय कंडक्ट आर एक्ट, कार्य के द्वारा या कंडक्ट के द्वारा इम्प्लाइडली एक्सेप्ट किया जाता है तो वो अलग है। मौखिक अगर ओरली हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो अलग है। बाय कंडक्ट मीन्स बाय द एक्ट आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके अंतर्गत तो ये बाय कंडक्ट बाय एक्सप्रेस आई इम्प्लाई हम स्वीकार करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो हम उसको क्षतिपूर्ति देने के लिए तैयार हैं। जो सेक्शन 125 है राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, अब जो हमने अभी आपको 124 में कहा, क्या कहा कि अगर किसी व्यक्ति को हमने कॉन्ट्रैक्ट करके दिया है, चाहे एक्सप्रेस किया हो चाहे इम्प्लाइड किया हो, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि आप ये कार्य करिए, या तो हमारे स्वयं के द्वारा या किसी अदर व्यक्ति के द्वारा, अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई क्षति होती है, किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसको मैं देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अब उस कंडीशन में ध्यान रखना है कि अगर हम देने के लिए तैयार हैं, सारी चीजें कह दिए, हम बाद में नहीं देते हैं तो जो इंडेमनिटी होल्डर है उसका क्या होगा। अगर हम नहीं देते हैं तो उसको राइट दिया गया है, किस चीज का, 3 प्रकार का राइट दिया गया है कि वो 3 प्रकार से जो है हमसे अधिकार स्वरूप हमसे वो पा सकता है। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का क्या हो, लॉस हो, डैमेज हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का डैमेज हो, किससे, उसके प्रॉमिस के द्वारा, प्रॉमिसेस से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉमिस के अंतर्गत अगर उसको किसी भी प्रकार का डैमेज होता है, अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है, ऑल कास्ट, यानी किसी भी प्रकार का मतलब पैसे से, शारीरिक रूप से, किसी भी प्रकार से अगर क्षति होता है, किस कारण, क्योंकि मैंने डायरेक्ट किया है, मैंने कंपेल किया है कि आप ये कार्य करिए, और अगर किसी प्रकार के आपको नुकसान होगा तो मैं उसकी कॉस्ट, उसका क्षतिपूर्ति देने के लिए तैयार हूं। यानी 3 चीजें, ऑल डैमेजेस, ठीक है, ऑल डैमेजेस, ही मे कंपेल, यानी जो व्यक्ति कंपेल करता है उस इंडेमनिटी होल्डर को, तो वो उसके खिलाफ सभी प्रकार के क्षतिपूर्ति के लिए, नुकसान के लिए जा सकता है। ऑल कास्ट विच ही मे कंपेल फॉर द
एनी कंपेल फॉर द डन ऑफ केम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उसको कंपेल करता है कि आप इसके अंतर्गत आ जाइए तो आपको मैं क्षतिपूर्ति दूंगा। तो जो भी नुकसान होगा, जो भी कास्ट होगा, जो भी पैसा होगा, वो उससे रिकवर कर सकता है। ये सिर्फ 125 में दिया गया है कि ऑल डैमेजेस, किसी भी प्रकार का डैमेज हो, किसके खिलाफ, ही मे कंपेल, यानी जो हमको एक कार्य करने के लिए बाध्य किया है, ठीक है, या ऑल सम्स, यानी एक घटना, दो घटना, तीन घटना, यानी सबका सम्मिश्रण मिला के, यानी जितना भी नुकसान हमारा हुआ है, ठीक है, उस सबका अगर कैलकुलेट करते हैं, क्यूमुलेट करते हैं, तो उसको हम देखते हैं कितना आया। वो सारी चीजें आप देने के लिए बाध्य हैं। कौन? इंडेमनीफायर, ठीक है, इंडेमनीफायर क्षतिपूर्ति करता, उसको देने के लिए बाध्य है। ठीक है, किसको देगा? क्षतिपूर्ति धारक को, इंडेमनीफाई होल्डर। ठीक है, तो दीज आर द राइट विच हैज बीन प्रोवाइडेड टू द इंडेमनीफाई होल्डर, यानी तीन प्रकार के अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं। ऑल डैमेजेस, बस एक एक शब्द में लिख लीजिए, आप लोगों को याद आ जाएगा। पहला ऑल डैमेजेस, ऑल कास्ट, ठीक है, ऑल सम्स, तीन प्रकार के, ये किसी भी प्रकार का हु मे कंपेल फॉर द केम अंडर द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्सन, अगर उसके डायरेक्शन के अंतर्गत वो कंपेल करता है किसी कार्य को करने के लिए, अगर हम करते हैं तो अगर इस प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसके लिए वो बाध्य होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो बैंक होता है, अगर बैंक कोई गारंटी देता है तो क्या वो इसके अंतर्गत कवर्ड होगा? इसमें कहा गया है कि बैंक गारंटी जो देता है सेटर क्रेडिट के अंतर्गत, वो बैंक के द्वारा कवर्ड होता है कि नहीं। तो इसमें इस एक केस लिख लीजिए, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस बैंक ऑफ, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, बैंक वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया, AIR 1981, सुप्रीम कोर्ट। यानी बैंक की प्रतिभूति और क्रेडिट कार्ड, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों इंडेमनिटी, मतलब एक तरह से गारंटी है कि अगर इसके अंतर्गत कोई आपको क्षति होती है या कोई नुकसान होता है, कोई चीजें होती हैं, तो इसके लिए ये प्रतिपूर्ति हम देंगे। अगर कोई भी कुछ हो जाता है तो ये बैंक गारंटी है, ये बैंक प्रतिपूर्ति है जिसके अंतर्गत। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि अगर इसके अंतर्गत या बैंक गारंटी के अंतर्गत या क्रेडिट के अंतर्गत अगर बैंक कोई पैसा देता है तो उसके डैमेजेस देने के लिए वो बाध्य है। ठीक है, और वो उसको प्रतिपूर्ति देगा, क्षतिपूर्ति देगा। ठीक, तो these are the provision which has been mentioned under the contract of indemnity, only two sections, section 124 and section 125. Thereafter I will came under the contract of guarantee. गारंटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंतर्गत हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के लिए क्या करता है? गारंटी लेता है, श्योरिटी बनता है। ठीक है, कि अगर नहीं होता है बंधक जिसको कह सकते हैं, कि अगर जैसे मान लीजिए कि आश्वासन देता है, अरे ठीक है वो नहीं दे रहे हैं तो हम दे देंगे, आप उनको पैसा दे दीजिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं किसी दुकान पे गया सामान खरीदने और मुझे मतलब 10 लाख का सामान चाहिए, तो हमारा कोई परिचित या इष्ट मित्र या कोई भी व्यक्ति जो हमसे नोन है, वो उसको भी जानता है, कॉमनली नोन है, यानी जो देने वाला है डेप्टर है, ठीक है का, वो भी जानता है कि नहीं इनको जानता है, और जो श्योरिटी दे रहा है, जो गारंटी दे रहा है, वो भी एक दूसरे को जानते हैं, वो हमको भी जानता है। कहता नहीं नहीं ऐसा है कि आप इनको, जो दुकानदार है उससे कहता है कि नहीं आप मास्टर साहब को दे दीजिए, और जो भी अगर कोई दिक्कत होगी पेमेंट में तो मैं दूंगा। ठीक है, तो यानी प्रिंसिपल डेप्टर कौन हो जाएगा? प्रिंसिपल डेप्टर वो हो जाएगा। यानी कोई भी अगर गारंटी लेता है तो वो मान लिया जाता है कि इस व्यक्ति के अंतर्गत अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो प्रिंसिपल डेप्टर से वसूल किया जाएगा। किससे? प्रिंसिपल डेप्टर से वसूल किया जाएगा। इसमें 2-3 चीजें हैं, इसको देख लीजिए कैसे इसका
हम लोग स्पेसिफिक रूप से अकॉर्डिंग टू सेक्शन एंड प्रोविजन हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहली चीज ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंतर्गत 3 चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इज दैट, यस यस गुड, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया। ठीक 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 है। तो हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126 की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 126 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात कही गई है। उसके अंतर्गत हम कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति 2 चीजें हमेशा परफॉर्म टू प्रॉमिस, अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म प्रॉमिस, ठीक है, किसी व्यक्ति को कंपेल कर सकता है कि आप इस कार्य के लिए परफॉर्म करें, ठीक है। डिस्चार्ज इन लायबिलिटी, यानी किसके लिए डिस्चार्ज, यानी जो लायबिलिटी आप पे है उससे उऋण होइए, उससे निवृत्त होइए, डिस्चार्ज होइए, उसको पूरा करिए, ठीक है। किसके लिए? थर्ड पर्सन के लिए, यानी तीसरे व्यक्ति के लिए। ये सारी चीजें किसके लिए है? गारंटी कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी हमारे पास आती है कि हम उस लायबिलिटी से मुक्त हों। अब और कैसे मुक्त हो सकते हैं? या तो वो जो प्रिंसिपल डेप्टर है वो पैसा दे दे, या अगर वो नहीं समय पर देता है जिस समय वो कहा था, तो हम उसका पैसा दे के डिस्चार्ज हो जाए, मतलब उससे मुक्ति ले ले, जिससे हमने लिया है, उसको दिलाया है, तीसरे व्यक्ति को पैसा दिलाया है, ठीक है। थर्ड पर्सन, काज ऑफ डिफॉल्ट, यानी कोई किसी भी कारण से अगर डिफॉल्ट हो जाता है उसी की गारंटी लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई कौस्तुभ गए सामान लेने दुकान पे, और मैं वहीं खड़ा था, तो मैं दुकान वाले को पहचानता हूँ, तो मैंने कहा, वो गए तो कहे हमारे पास पैसा नहीं है, तो इतना सामान चाहिए था हमें। अब वहीं पे हम खड़े हैं, तो हम जानते हैं कौस्तुभ को, दुकानदार को भी जानते हैं, दुकानदार हमको भी जानता है कि नहीं अगर कोई दिक्कत होगी तो पैसा दे देंगे सर। अब वो गारंटी ले लेता है, क्या करता है, हम उसकी गारंटी ले लेते हैं। हम दुकानदार से कहते हैं कि ऐसा है कि आप इनको सामान पूरा दे दीजिए जो जो ये मांगे, ठीक है। और अगर इनकेस ये पैसा नहीं चुका पाते हैं, ये कहते हैं कि नहीं मैं 10 दिन बाद इनको पैसा दे दूंगा, ठीक, उन्होंने प्रॉमिस कर लिया, 10 दिन बाद वो पैसा देने के लिए तैयार हो गए। इन केस अगर वो 10 दिन में पैसा नहीं देते हैं, तो हम कहते हैं उस दुकानदार से कि अगर वो 10 दिन में आपको पैसा नहीं देते हैं तो मैं उसकी क्षतिपूर्ति कर दूंगा, मैं पैसा दे दूंगा। हमारी श्योरिटी पे, हमारी गारंटी पे कौस्तुभ को सामान मिल गया, ठीक, विद इन टाइम। इन केस अगर वो टाइम से जमा कर दिए, ठीक है, प्रिंसिपल डेप्टर हैं, अगर वो टाइम से पैसा चुका दिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन गारंटी कब काम आती है? जब डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अगर डिफॉल्ट क्रिएट होता है तो उस समय गारंटी देखी जाती है कि गारंटी किसने लिया था। तो वो कहेगा कि अरे सर वो आपने दिलाया था सामान और वो अभी तक हमको पैसा नहीं दिए हैं, तो क्या करें हम? तो हम कहते हैं कि नहीं, हमने गारंटी लिया है तो हम उसका पैसा देंगे, आप उससे निश्चिंत रहें, और उस कंडीशन में हम उनको पैसा देते हैं, ठीक है। तो हम जो हैं हम गारंटर हो गए, ठीक है। वो क्रेडिटर हो गया, कौन? दुकानदार क्रेडिटर हो गया, और वो प्रिंसिपल डेप्टर हो गए, यानी हम श्योरिटी हो गए, वो क्रेडिटर हो गया दुकानदार, और वो प्रिंसिपल डेप्टर हो गए, मुख्य उधारकर्ता। अब जो भी है देख लीजिएगा हिंदी में, उसको उधार मतलब जो भी उधार लिए हैं, ठीक है, तो उसको मान लिया जाएगा कि ये चीजें हैं। यानी गारंटी का सीधा इसमें कोई टेक्निकल नहीं है, बस इसमें नाम आपको याद रखना है। और जब भी आंसर लिखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा, नंबर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि शुद्ध वर्तनी और स्पेलिंग के साथ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम क्योंकि कॉमन लैंग्वेज जब यूज करते हैं तो हमको नंबर कम मिलते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि सेक्शन के साथ साथ हम वर्तनी का भी प्रयोग करें,
और किसी भी सेक्शन को अगर हम तोड़ देंगे, मतलब बड़ा सेक्शन है और करके काफ़ी चीज़ें लिखी रहती हैं, तो अगर हम उसको तोड़ के पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक। और दूसरी चीज़ इसमें ऑलरेडी 126 में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। किसकी परिभाषा दी गई है? श्योरिटी किसको कहा जाता है? श्योरिटी को हिंदी में कहते हैं मूल ऋण नहीं, प्रतिभू। श्योरिटी को प्रतिभू कहते हैं। किसको कहा जाता है? अब प्रतिभू कौन होगा? जो गारंटी लेगा, जो गारंटी देगा कि नहीं मैं गारंटी देता हूं, तो मैं श्योरिटी हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब आप लोग बेल कराने जाते हो तो नहीं लिखा रहता है कि 2 श्योरिटी चाहिए, 50,000 का बॉन्ड चाहिए। ठीक है, ये लिखा रहता है ना। तो हमेशा ये जजमेंट में रिक्वायर होता है कि अगर किसी की बेल लेनी है तो 2 श्योरिटी चाहिए। श्योरिटी मीन्स गारंटर, जो गारंटी ले सके कि अगर ये नहीं समय समय पर थाने पर आता है तो मैं इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो गारंटी लेता है। तो वही हाल यहाँ भी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है कि अगर किसी व्यक्ति को आपने अपने क्रेडिट पे कुछ पैसा दिला दिया है, कुछ सामान दिला दिया है, ठीक है, तो वो आप गारंटी ले लिए कि अगर उसका कोई भी डिफॉल्ट होता है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, किसी थर्ड पर्सन को पैसा दिला दिए हैं या सामान दिला दिए हैं, इन केस ऑफ डिफॉल्ट आई विल पे। यानी अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है तो हम उसको पे करने के लिए जिम्मेदार होंगे, हम उसको पे करेंगे। ठीक है, तो ये गारंटी श्योरिटी हो गया, प्रिंसिपल डेप्टर हो गया। यानी ये गारंटी किसको दी जाती है? इन रेस्पेक्ट ऑफ गारंटी, इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट दी गारंटी। यानी किसके लिए? जो डिफॉल्ट करता है, यानी जो गारंटी के लिए जिसके पर ये कहा जाता है अगर वो डिफॉल्ट करेगा, यानी थर्ड पर्सन, प्रिंसिपल डेप्टर उसको कहते हैं। ठीक है, यानी जिसको हम पैसा दिलाए हैं उस दुकानदार से, जिसको सामान दिलाए हैं दुकानदार से, वो प्रिंसिपल डेप्टर कहा जाता है। ठीक है, उसको हिंदी में कहते हैं मूल ऋणी। ठीक है, मूल ऋणी कहा जाता है उसको, प्रिंसिपल डेप्टर को। और उसके लिए हम किसी भी डिफॉल्ट के लिए देने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज, तीसरा है क्रेडिटर, जो पैसा देता है एट द टाइम। अगर वो पैसा देता है तो किसी व्यक्ति को, वो हमारे कहने पर, यानी श्योरिटी के कहने पर, वो किसको देता है? प्रिंसिपल डेप्टर को देता है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के डिफॉल्ट, क्रेडिटर का पैसा समय पर वापस न होने पर, डिफॉल्ट होने पर, श्योरिटी जिम्मेदार है कि उसको पैसा दें। ठीक है, और अगर वो टाइम से दे दिया तो श्योरिटी की कोई लायबिलिटी नहीं है, डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, लायबिलिटी से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर वो थर्ड पर्सन कर देता है, प्रिंसिपल डेप्टर पैसा डिफॉल्ट कर देता है पैसा देने में, तो श्योरिटी की लायबिलिटी बढ़ जाएगी कि उसका पैसा चुकाए। ठीक है, तो दीज आर द प्रोविजन विच इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द गारंटी, the person who has been taken a guarantee of the third person as a principal debtor who take the debt from the creditor। यानी किसी भी क्रेडिटर से कोई उधार लेता है या सामान परचेज करता है, या एनी गारंटी एज श्योरिटी हैज बीन गिवन बाय द गारंटर एज श्योरिटी। ठीक है, उसके अंतर्गत ये चीज़ें मानी जाती हैं। और ये हमेशा आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या ट्रांजैक्शन, आप सेल ऑफ गुड एक्ट के अंतर्गत देखेंगे, संव्यवहार में, उसके संव्यवहार में आपको देखना पड़ेगा, वहाँ पे देखे जाएंगे। और कॉमर्शियल एस्पेक्ट के जितने भी लॉ हैं वहाँ पे ये उपयोग होता है। और इस परिधि से आपको मेंस में भी इससे 1-2 क्वेश्चन शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, हाउ टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, आप कैसे डिस्चार्ज होंगे, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो ये डेफिनेशन क्लास है 126 का, 126 थोड़ा बड़ा है, और इसके बाद हम लोग बेलमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों को विलम्ब हो गया। थैंक यू एवरीवन हु हैज़ बीन ज्वाइंड, एंड आई होप यू विल बी शेयर एवरीथिंग। ठीक है, इसी के साथ